तो आज हम लोग छायावाद के वृहत्त्रयी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर विशेष फोकस करेंगे। छायावाद की वृहत्त्रयी में प्रसाद, निराला, पंत तीन कवि आते हैं। जब चतुष्टय की चर्चा होती है तब महादेवी का भी नाम आता है। निराला का व्यक्तित्व निराला था, एक अनगढ़ व्यक्तित्व, लेकिन विविधताओं से भरा हुआ व्यक्तित्व। उन्हीं पर विशेष चर्चा करेंगे। पहले ये जानिए कि निराला के बारे में जानने का जो स्रोत है उसकी चर्चा करते हैं। तो पहला स्रोत है, बच्चन सिंह ने एक पुस्तक लिखी है, क्रांतिकारी कवि निराला। बच्चन सिंह की पुस्तक है क्रांतिकारी कवि निराला। ये प्रश्न भी आता है कि ये पुस्तक किसकी है। दूसरी पुस्तक गंगा प्रसाद पांडे ने लिखी है। गंगा प्रसाद पांडे की जो पुस्तक है उसका शीर्षक है महाप्राण निराला। दूधनाथ सिंह ने पुस्तक लिखी है, हालांकि छायावादियों पर भी है, लेकिन इनकी पुस्तक का शीर्षक है निराला आत्महंता आस्था। फिर सूर्य प्रसाद दीक्षित, लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं, डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित। इन्होंने राम की शक्ति पूजा सरोज स्मृति पर राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति की व्याख्या भी की है। ये निराला की कालजयी रचनाएं हैं जिसकी इन्होंने व्याख्या की है। निराला पर 4 लंबी कविताएं नंद किशोर नवल की हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, क्रांतिकारी कवि निराला, गंगा प्रसाद का महाप्राण निराला, दूधनाथ सिंह की निराला आत्महंता आस्था, सूर्य प्रसाद दीक्षित की राम की शक्ति पूजा सरोज स्मृति पर इनकी व्याख्या है। सबसे महत्वपूर्ण योगदान है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना लिखी। निराला की साहित्य साधना, और यह 3 भागों में है। 3 भागों में है और इसमें निराला के संपूर्ण व्यक्तित्व को इन्होंने प्रस्तुत किया। निराला पर चर्चा करने से पूर्व निराला की कुछ जो कविताएं हैं या निराला की कुछ कृतियां हैं उनको भी जानना होगा, तब हम पूरे निराला के परिवेश को, परिदृश्य को बना सकते हैं। एक इनका उपन्यास है कुल्ली भाट। पाश्चात्य साहित्य में इस प्रकार का जो उपन्यास होता है उसे पिकॉरिक्स नॉवेल कहते हैं। पिकॉरिक्स नॉवेल ये एक प्रकार से जीवनी परक उपन्यास होता है। इसमें कुल्ली प्रसाद भट्ट निराला की ससुराल के व्यक्ति हैं जिनको केंद्र में रख करके निराला ने उस समय के परिवेश को बनाने का प्रयास किया। दूसरा इनकी लघु उपन्यास या लंबी कहानी कह सकते हैं, कहानी चतुरी चमार। निराला के उपन्यासों में अन्य रचनाएं भी हैं, निरुपमा है, लेकिन निरुपमा का, अलका का, अप्सरा का, लिली, वो सब उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना इनके जीवन संदर्भों से कुल्ली भाट, चतुरी चमार। और तीसरा, निराला ने पंत और पल्लव, ये एक प्रकार से आलोचनात्मक निबंध लिखा था। खास तौर पर पंत पर एक कमेंट था। ये कुकुरमुत्ता हमने कल चर्चा की थी, पंत पर व्यंग्य करने के लिए इन्होंने कुकुरमुत्ता लिखा। शुकुल की बीवी एक कहानी है, खास तौर पर
कहा जाता है कि आचार्य शुक्ल पर ये एक प्रकार से कमेंट था। फिलहाल ये वे रचनाएं हैं जिनसे हम निराला के व्यक्तित्व को भी गढ़ सकते हैं, हालांकि इससे इनका व्यक्तित्व समझ में आता भी है। बच्चन सिंह ने क्रांतिकारी कवि निराला में निराला के व्यक्तित्व, निराला के शरीर सौष्ठव की तुलना कामायनी के मनु से की है। प्रसाद ने मनु के बारे में कहा था, अवयव की दृढ़मांसपेशियां ऊर्ज्वसित था, वीर्यपार स्फीत सिराएं करती थी जिनमें रक्त का संचार। और वही अवधारणा निराला के संदर्भ में कहा जाता है। आज जो महामारी का संकट है, कोरोना जैसी महामारी, हमने इसलिए भी इस उपन्यास का जिक्र किया, उस समय प्लेग जैसी महामारी थी। कुल्ली भाट में निराला लिखते हैं कि उस समय गढ़ाकोला बंगाल में निराला का जो गांव था डलमऊ, इनकी पत्नी मनोहरा देवी, डलमऊ रायबरेली स्टेशन, रायबरेली जनपद में डलमऊ स्टेशन है, वहाँ से थोड़ा सा दूर निराला की ससुराल थी, रेलवे स्टेशन से दूर। और उन्नाव जिले में गढ़ाकोला के निवासी थे इनके पिता राम सहाय, और महिषादल में निराला का जन्म हुआ था। जब बंगभंग शुरू हुआ तो बंगभंग में तमाम जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से या उत्तर प्रदेश इधर मध्य भारत बिहार से लोग बंगाल गए थे, सबको लगने लगा कि अब अंग्रेजी सरकार की कठोर नीतियां लागू हो चुकी हैं और लोगों का रहना दुश्वार हो गया। परिणामतः बड़ी संख्या में लोग तत्कालीन कलकत्ता से अपने गांव की ओर जाने लगे, जैसे आज लॉकडाउन के कारण लोग अपने गांव की ओर लौटने लगे। दूसरा, हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं जनसांख्यिकी विभाजन। 1921 भारत में जनसांख्यिकी विभाजन का बहुत बड़ा कहा जाता है कि एक विभाजन वर्ष है जिसमें पहली बार जनसंख्या नकारात्मक थी, नेगेटिव थी। उसका कारण था 1918, 17, 18, 19, 20 पूरे देश में प्लेग, कॉलरा जैसी महामारी, और गढ़ाकोला उन्नाव में भी कॉलरा फैला हुआ था। कुल्ली भाट उपन्यास में निराला लिखते हैं, एक ही दिन मैंने देखा कि सुबह जब देखा तो हमारे ताऊ का देहांत हो चुका था, और थोड़ा सा प्रकाश हुआ तो मैंने देखा कि दादाजी चल बसे। फिर आसपास चाचा, पड़ोस के चाचा, ताऊ, दादा, उस गांव के 17 से 18 लोग एक ही दिन काल कवलित हो गए। सबकी लाशों को गंगा तट पर ले जाना, लाशें जला नहीं सकते थे। कॉलरा में लाशों को दफनाना है पानी के अंदर, अकेले कंधे पर उनकी लाश उठाकर ले जाते हैं और पानी के बीच उसे दफनाते हैं। इस प्रकार से सुबह से शाम तक लाशों को ढोते ढोते निराला स्वयं लिखते हैं कि मेरे कंधे दुखने लगे। तो कुल्ली भाट में निराला के एक ग्रामीण परिवेश, निराला की युवावस्था की जो कहानियां हैं उसका भी हम उल्लेख पाते हैं। चतुरी चमार एक चतुरी लड़का था और उस लड़के को निराला पढ़ाते थे, बदले में दोनों साथ में मांस पकाकर खाते थे। एक प्रकार से जो दलितों और सवर्णों के बीच का विभाजन था, निराला ने उसे दूर करने का प्रयास किया। पहले हम चर्चा करेंगे क्रांतिकारी कवि निराला। बच्चन सिंह ने
निराला के क्रांतिकारी व्यक्तित्व का वर्णन किया है। इसका उल्लेख बच्चन सिंह स्वयं करते हैं। उन्होंने लिखा है कि जब पंत ने पल्लव की भूमिका में निराला पर कमेंट किया कि कुछ लोग हैं जो बंगला के छंदों का अनुसरण करते हैं, बंगला की पृष्ठभूमि में रचनाएं करते हैं और स्वयं को मुक्त छंद का प्रवर्तक होने की बातें करते हैं, उसमें उनकी मौलिकताएं दिखाई नहीं पड़ती। अब सरस्वती पत्रिका में यह पल्लव की भूमिका प्रकाशित थी। जैसे ही निराला ने उसे पढ़ा, निराला के अंदर उबाल आने लगा। उबाल आना स्वाभाविक था। निराला बचपन से ही पहलवानी करते थे, कुश्ती लड़ते थे और कुश्ती लड़ने या पहलवानी करने वालों के अंदर का उबाल धीरे धीरे लेकिन वो ओज गुण की तरह होता है। निराला दारागंज में रहते थे। वहाँ से जाते हैं बांस की कोठी, वहाँ से बढ़िया सी एक लाठी बनाते हैं, कंधे पर लाठी रखकर पैदल ही चल पड़े। सबसे पहले वो पंत के स्टेनली रोड आवास पर गए, लेकिन पंत वहाँ नहीं थे, ताला लटक रहा था। निराला फिर वहाँ से रसूलाबाद घाट गए जहाँ महादेवी का निवास था। वहाँ महादेवी ही मिली लेकिन पंत नहीं थे। फिर निराला कंधे पर लाठी रखे और पैदल ही मुट्ठीगंज की ओर चल पड़े। उस समय मुट्ठीगंज में हरिवंश राय बच्चन किराए के आवास में रहते थे। निराला को लगा कि अगर पंत अपने आवास पे नहीं है, महादेवी के यहाँ नहीं है, तो बच्चन के यहाँ अवश्य होंगे। और निराला उसी रोबोदाब में जोश में पहुँचते हैं और जोर जोर से बच्चन के दरवाजे की सांकल खटखटाने लगे। अंदर पंत जी बैठे थे। निराला के खटखटाने की ध्वनि से ही पंत के शरीर में कंपन शुरू। उन्हें लगा कि हमने गलती की है, निराला पर कमेंट किया है, आज ये छोड़ेगा नहीं। पंत बच्चन से कातर भाव में कहते हैं कि अब आप ही मेरे प्राणदाता हैं, आप ही मेरी प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। फिर दरवाजे की सांकल निराला ने जोर जोर खटकाना शुरू किया। बच्चन ने डांटने के लहजे में जोरदार तरीके से कहा, कौन है? निराला ने उसी अंदाज में जवाब दिया, मैं तुत्तन खां का बेटा, मैं पुत्तन खां का बेटा तुत्तन खां हूं। अब बच्चन तो समझ गए कि ये निराला की ही आवाज़ है। उन्होंने पंत को बचाने का उपाय सोचा। पंत को ले गए किचन में, बंद कर दिए, बाहर से ताला लगा दिए और दरवाज़ा खोलकर तुरंत साष्टांग निराला के पैरों पर गिर पड़े। अहो भाग्य, ब्राह्मण के हमारे घर पधारे, आप जैसा युग प्रवर्तक, आप जैसा श्रेष्ठ कवि इस साहित्य जगत में नहीं हुआ है। यानी बच्चन ने अपनी चातुर्यता से निराला को, उनके जोश को ठंडा करने का प्रयास किया। निराला की जूही की कली, उनकी रचनाओं की प्रशंसा करना शुरू किया। जब निराला कमरे में दाखिल होते हैं, ऊपर नीचे, टांड पर, अलमारी, बेड के नीचे, हर जगह पंत को देखते हैं। जब उन्हें पंत दिखाई नहीं पड़ते हैं, तब वो आराम से चारपाई पर बैठ जाते हैं। जब बच्चन ने देखा कि निराला के गुस्से का भाव, चेहरे का तनाव अब कम हुआ है, तब वो धीरे से जाकर साकल खोलते हैं और
पंत बाहर आते हैं। निराला वहीं पर पंत से कहते हैं कि आज तो तुम्हें इस कायस्थ कुलोद्भव ने बचा लिया, कल कौन बचाएगा, कल कौन बचाएगा। इसको लेकर निराला ने 2 रचनाएं लिखी। एक तो पंत पर व्यंग्य करने के लिए कुकुरमुत्ता, और दूसरी पंत और पल्लव। कुकुरमुत्ता में पंत को अबे सुनबे गुलाब, भूल मत जो खुशबू पाई रंगो वाप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। यानी पंत को फूलों से लगाव था, तो ये तो व्यंग्य था पंत पर, और वह भी प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष रूप से। दूसरा, कैपिटलिस्ट कहना और सर्वहारा वर्ग के कुकुरमुत्ते का अपना महत्व है। कुकुरमुत्ता के अंत में आप देखेंगे कि नवाब ने भी अपने बगीचे में कुकुरमुत्ते की खेती करने को तैयार हुआ या खेती करने का निर्देश दिया। यानी कुकुरमुत्ता अपनी सत्ता का आभास दिलाता है, और वो कैपिटलिस्ट उस गुलाब से भी अपने को श्रेष्ठ बताता है। समीक्षकों ने यहाँ अलग दृष्टिकोण दिया कि कुकुरमुत्ता में बड़बोलापन है। जैसे बलचनमा उपन्यास नागार्जुन का है, उसमें बलचनमा अपने बारे में बड़बोलापन की तरह बातें करता है। फिलहाल यहाँ जो देखना है वो ये कि ये जो रचनाएं निराला की आई, उन्हें मैं बताना चाह रहा था कि इनके जीवन प्रसंगों से जुड़ी हैं। कुकुरमुत्ता, पंत और पल्लव। पंत और पल्लव में निराला ने पंत को चौर्य कला में दक्ष कहा। अब सीधे सीधे चोर कहने के बजाय चौर्य कला साहित्यिक शब्द का प्रयोग किया कि पंत चौर्य कला में दक्ष हैं। पंत ने यहाँ से ये चुराया, अरविंद दर्शन से ये लिया। एक प्रकार से ये साहित्यिक वाद प्रतिवाद है। शुक्ल की बीबी के संदर्भ में कहा जाता है कि आचार्य शुक्ल पर कमेंट करने के लिए निराला ने इस प्रकार की एक कहानी लिखी थी, वो एक अलग प्रसंग है। अभी यहाँ जो जानना है कि निराला के संदर्भ में साहित्य जगत में अलग अलग भ्रांतियां हैं। कुछ लोग निराला को प्रगतिवादी धारा का कवि मानते हैं, कुछ लोग छायावादी धारा का मानते हैं। कुछ लोगों के अनुसार निराला में बड़ बोलापन था, लेकिन साहित्य जगत में निराला को स्थान दिलाने का महत्तीय कार्य, श्रेष्ठ कार्य रामविलास शर्मा का है। जब इनकी निराला की साहित्य साधना आई तो निराला को साहित्य जगत में स्थान मिला। अन्यथा निराला अपनी सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। जब तक जीवित रहे साहित्य जगत में निराला को वो सम्मान नहीं मिल पाया। यही कारण है कि सरोज स्मृति में निराला अपनी व्यथा को स्वयं कहते हैं कि लौटी रचना लेकर उदास, ताकता हुआ मैं दिशाकाश, बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर, पास की नोचता हुआ घास। एक कवि अपनी दीनता कैसे व्यक्त करे। हर पिता की इच्छा होती है कि वह अपने बच्चों को सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराए। जो पिता अपने बच्चों को सुख सुविधाएं देने में असमर्थ होता है, उसे यह कष्ट निरंतर बना रहता है। और निराला के अंदर भी यह कष्ट बना था। इसीलिए कवि स्वयं कहता है, मैं भाग्यहीन, यानी अपने को भाग्यहीन कहता है। तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, मुझ भाग्यहीन की तू संबल। संबल एक प्रतीक है कि मुझ जैसे अभागे की स्थिति क्या होगी। कि कवि कहता है, सुचते पहनाकर चीनान सुख, रख न सका तुझे दधिमुख। हे पुत्री,
मैं तुझे रेशमी वस्त्र न पहना सका, तुझे दूध दही से संपन्न न कर सका। कहीं न कहीं उस बाप के अंदर वह पीड़ा बनी रही। पुत्री के प्रति ही नहीं, बाप बताता भी है कि हमारे अंदर का स्वाभिमान महत्वपूर्ण था। मैं भी तमाम हथकंडे जानता था, साहित्य में प्रसिद्धि प्राप्त करने के सारे गुण थे, लेकिन मैं उन गुणों का उपयोग नहीं करना चाहता था। मैं चाहता तो तमाम ऐसे हथकंडे अपना करके तुझे हर प्रकार की सुख सुविधाएं दे सकता था। साहित्य जगत में निराला का कितना विरोध हुआ, सरोज स्मृति में उसे भी कवि प्रस्तुत करता है। और जब राम की शक्ति पूजा में चलते हैं, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। निराला के अंदर का जो साहित्यिक और दार्शनिक मन था, संपादक गुण निरानंद, संपादकों के निरादर भाव के बावजूद वो हार नहीं मानते थे। इसलिए गंगा प्रसाद पांडे को पुस्तक लिखना पड़ा, महाप्राण निराला। महाप्राण व्याकरण में ध्वनियाँ होती हैं, अल्प प्राण महाप्राण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राणवायु का प्रयोग कम होता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन में क ग अंगा अल्प प्राण है, ख घ महाप्राण है, यानी दूसरी चौथी ध्वनियाँ महाप्राण है। निराला ने महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग किया। निराला का व्यक्तित्व हार न मानने वाला था। यही कारण है कि निराला के लिए यह ग्रंथ आया, महाप्राण निराला। हम लोग भारतीय वाङ्मय में पढ़ते हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीर, और दूधना सिंह ने निराला आत्महंता आस्था। निराला की आस्था कैसी है? निराला स्वयं की आत्मा, स्वयं के व्यक्तित्व, अंदर के अडिग अविचलित स्वभाव को किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, उसे चित्रांकित करने का प्रयास इस ग्रंथ में दिया गया है। सूर्य प्रसाद दीक्षित ने तो राम की शक्ति पूजा सरोज स्मृति की व्याख्या में निराला के व्यापक फलक को एक बड़ा कैनवास बनाया और उसी व्यापक फलक को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। निराला का जो व्यक्तित्व है उस पर चर्चा करने के लिए हमें इनके जीवन प्रसंगों से भी जुड़ना होगा। पहला ये कि निराला का जन्म 1896 में महिषादल बंगाल में हुआ। आजकल महिषादल ये मेदिनीपुर लगता है, बंगाल का एक जनपद है मेदिनीपुर, और उसी मेदिनीपुर में उसे पहले महिषादल कहा जाता था। 1896 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, लेकिन पुस्तकों में ये नहीं पाते आप। कहीं पर 97, कहीं पर 99 जैसी तिथियां बताई जाती हैं। जन्म के अगले वर्ष बसंत पंचमी पड़ती है और उसी बसंत पंचमी को निराला ने अपना जन्मदिन बताया, अपने को सरस्वती का वरद पुत्र घोषित किया। अक्टूबर-नवंबर 1896 निराला के जन्म की तिथि है। 3 महीने बाद बसंत पंचमी पड़ती है और उसी बसंत पंचमी को इन्होंने अपनी जन्मतिथि मानी।
इस दृष्टि से 1897 निराला के अनुसार उनकी जन्मतिथि ठहरती है। भारत सरकार ने निराला और सुभाष चंद्र बोस की जयंती 1997 में स्वर्ण जयंती मनाया था, यानी शताब्दी वर्ष जिसे कहते हैं, 100 वर्ष। दूसरा, निराला की जो जन्मपत्री थी, हम लोग जन्म कुंडली कहते हैं, जन्मपत्री तो निराला ने स्वयं अपनी पुत्री से फड़वा दिया। आप पढ़ते हैं सरोज स्मृति में, जब निराला ससुराल गए थे और सासू ने कहा दामाद से यानी निराला से कि भैया आपकी जन्मपत्री में 2 विवाह लिखे हैं और आप दूसरा विवाह कर लीजिए। निराला के मन में तुरंत ये बात आई कि हमने तो सारी परंपराएं तोड़ी, ये परंपरा कहाँ से बची रह गई दूसरे विवाह की या जन्मपत्री में विश्वास की। फिर वो कवि लिखता है, आई तू पुतली खिल खिल खिल, इतने में हे पुत्री तू दौड़ते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए मेरे पास आई तू पुतली खिल खिल खिल, कुंडली दिखा बोला ये लो, आई तू दिया कहा खेलो। हे पुत्री, जैसे ही तू खिलखिलाते हुए, हंसते हुए दौड़कर मेरी गोद में आई, मैंने अपनी कुंडली तुम्हारे हाथों में दे दी और तू फाड़ संचित टुकड़ों पर, तुमने उस कुंडली को फाड़कर जमीन पर रख दिया और उसी पर बैठकर मेरी तरफ मुस्कुराने लगी। सासू को दिखा बोला ये लो, यानी मेरी पुत्री भी चाहती है कि पिता दूसरा विवाह न करें, यानी उसे भी पिता दूसरा विवाह करें, यह बात स्वीकार नहीं है। अब चाहे पुत्री को स्वीकार हो या नहीं, 3 वर्ष 4 वर्ष की बच्ची क्या जानेगी, लेकिन निराला ने यह स्वीकार किया कि हमें किसी भी रूढ़ या परंपरा में आस्था नहीं है। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो 1896 निराला की जन्मतिथि है। 97 में उन्होंने सरस्वती का वरद पुत्र माना। जन्मपत्री थी नहीं, इसलिए निश्चित तिथि का अभाव है कि आप कौन सी तिथि, कौन सी तारीख रखेंगे, लेकिन वर्ष तो यही है। दूसरा, निराला के पिता पंडित राम सहाय गढ़ाकोला उन्नाव के निवासी थे। उन्नाव जनपद साहित्यकारों की भी एक श्रेष्ठ स्थली के रूप में जाना जाता है। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंद्र युग में उन्नाव में पैदा हुए। द्विवेदी युग में गया प्रसाद शुक्ल स्नेही उन्नाव में ही पैदा हुए। छायावाद में निराला तो महिषादल में पैदा हुए, लेकिन गढ़ाकोला उन्नाव उनका जन्मस्थान, उनका जो बचपन बीता। उन्नाव के उनके पिता निवासी थे राम सहाय तिवारी, और सफीपुर उन्नाव के भगवती चरण वर्मा भी थे। फिर प्रगतिवादी दौर में शिवमंगल सिंह सुमन आएंगे उन्नाव के ही। फिर रामविलास शर्मा तो स्वयं उन्नाव के ही निवासी थे। इस प्रकार से उन्नाव जनपद का साहित्य जगत में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरा जो प्रसंग है, निराला के पिता पंडित राम सहाय तिवारी, माता का नाम कहीं नहीं मिलता। पत्नी का नाम केवल कुल्ली भाट उपन्यास में निराला ने मनोहरा देवी बताया है, और वो कहते हैं कि जब मैं ससुराल गया और पत्नी की सहेलियों ने मुझसे लोकगीत गाने का आग्रह किया, तो मैंने विनम्र पूर्वक उनसे कहा कि मुझे बंगला के गीत याद हैं, क्योंकि बचपन में मैंने बंगला ही सीखी है, बैसवाड़ी की बोली का ज्ञान मुझे नहीं है। फिर इनकी पत्नी मनोहरा देवी बैसवाड़ी में हारमोनियम पर एक बढ़िया लोकगीत सुनाती हैं, और निराला उसी दिन से अपनी पत्नी की बोली, पत्नी की भाषा, लयबद्धता के कायल हुए, और स्वयं लिखते हैं कुल्ली भाट में कि मैंने बैसवाड़े की बोली का ज्ञान अपनी पत्नी से यानी मनोहरा देवी से सीखा। तो हम 2 चीज़ें जान गए, एक
कि निराला का जन्मस्थान महिषादल, मेदिनीपुर, बंगाल। पिता राम सहाय तिवारी, कड़ाकोला, उन्नाव के निवासी। निराला को जो वैश्वाड़ी का ज्ञान यानी हिंदी का ज्ञान हुआ वो मनोहरा देवी से हुआ। और कुल्ली भाट में निराला आगे भी लिखते हैं कि वैश्वाड़ी के ज्ञान के पश्चात मैं दुकान से 2-3 डिक्शनरी लाया, संस्कृत की, हिंदी की, फ्रेंच और अंग्रेजी की। एक एक शब्द को मैं स्वयं गढ़ता था, तैयार करता था और फिर अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करता था। और इसी गढ़ने के क्रम में ये गढ़ गए जूही की कली। निराला की पहली रचना है जूही की कली, 1916 में आई। अगर 96 जन्मतिथि मानी जाए और 1916 घटा दिया जाए तो लगभग 20 वर्ष की अवस्था में निराला की पहली रचना जूही की कली आई। 20 वर्ष यानी युवावस्था की उम्र। और ऐसा भी कहा जाता है कि 1916 सरोज का जन्मदिन भी था, यानी जन्म वर्ष भी था। सरोज पैदा हुई और जूही की कली उनकी कृति आई। हालांकि इस पर कोई स्पष्ट मत नहीं देता है सरोज की जन्मतिथि को लेकर, लेकिन जब गणना करते हैं तो ये जन्मतिथि 1916 सरोज की आती है। पुत्र रामकृष्ण था जो सरोज से बड़ा था। दूसरा प्रसंग है कि निराला का जो नाम, इनका नाम सूर्य कुमार था। पिता राम सहाय तिवारी ने इनका नाम सूर्य कुमार रखा। सूर्य का तद्भव हम लोग सूरज कहते हैं, तो गांव में लोग सूरज कुमार कहते थे। लेकिन जब निराला ने अपने को सरस्वती का वरद पुत्र घोषित किया तो कुमार शब्द हटा दिया और सूर्यकांत तिवारी के बजाय ये त्रिपाठी लिखने लगे। एक प्रकार से तिवारी को तद्भव कहते हैं, त्रिपाठी को तत्सम कहते हैं। तो अपना नाम ही इन्होंने तत्सम रूप में रखा, सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्य की कांति, सूर्य की चमक जिसके अंदर हो वही त्रिपाठी निराला है। अब निराला नाम कहाँ से आया, इसको लेकर भी अलग अलग मत हैं। फिलहाल यही मत महत्वपूर्ण माना गया जो मतवाला बंगाल से निकलने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र था, उसमें निराला का नाम आना। जूही की कली को आचार्य द्विवेदी ने सरस्वती में छापने से इनकार कर दिया। द्विवेदी जी मर्यादित, सुधारवादी, नैतिक, चारित्रिक गुणों के कायल थे। वे सदैव नैतिक, आदर्शवादी बातों पर ध्यान देते थे। उन्हें जूही की कली में नैतिकता नहीं दिखी, अश्लीलता दिखा। इसलिए उन्होंने अश्लीलता के आरोप में इस कृति को, इस रचना को छापने से इनकार कर दिया। निराला के सामने आर्थिक संकट भी था। असहयोग आंदोलन पूरे देश में तेजी से चल चुका था। जगह जगह पर धरने, प्रदर्शन। निराला भी गांव छोड़कर गढ़ाकोला, उन्नाव से इलाहाबाद आ गए और रोजी रोटी की तलाश के लिए संपादकों, लेखकों, समाचार पत्रों के गलियारे में घूमने लगे। उन्हें लगा कि जीविकोपार्जन का और साहित्य सृजन का, आत्मतुष्टि का यही एकमात्र साधन है कि हम कुछ लिखें। इसी लिखने के क्रम में निराला स्वयं आचार्य द्विवेदी से मुलाकात करते हैं। द्विवेदी जी को अपने रोजगार का निवेदन भी करते हैं कि कृपा हो जाए तो रोजी रोटी का कुछ प्रबंध हो जाए। उन दिनों सरस्वती पत्रिका की लोकप्रियता, आचार्य द्विवेदी की लोकप्रियता जग जाहिर है। मिर्जापुर के महादेव सेठ प्रयाग आए हुए थे
आचार्य द्विवेदी से मुलाकात करते हैं और उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि मैं बंगाल से हिंदी में एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकालना चाहता हूं। यदि आप कोई अच्छा संपादक मुझे प्रदान करें तो पत्र को निकालने में सुविधा होगी। द्विवेदी जी ने इस अवसर का लाभ उठाया और निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी से कहा कि आप जाइए बंगाल और वहाँ पर महादेव सेठ के समाचार पत्र से जुड़िए। निराला के लिए बंगाल कोई नया था नहीं। निराला बंगाल में ही इनका जन्म हुआ था, बंगला भाषा जानते थे और बंगाल में रंगीला पत्रिका से निराला जुड़ चुके थे। तो वहाँ की माटी, वहाँ की खुशबू, वहाँ का वातावरण, वहाँ का परिवेश निराला को प्रतिकूल नहीं था, अनुकूल था और इसीलिए उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। जब बंगाल गए तो देखा इन्होंने कि मतवाला में भी एक संपादक मंडल बन चुका है। शिवपूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा उग्र तो बाद में जुड़े जैसे व्यक्ति भी थे। लेकिन निराला ने संपादन करने से पूर्व अपनी स्वच्छंद वृत्ति का परिचय उन लोगों को दिया कि हमारे किसी भी अंक में किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। फिलहाल मतवाला का प्रकाशन शुरू हुआ। मतवाला के मुख्य पृष्ठ पर निराला की एक पंक्ति, 2 लाइन की पंक्ति आती थी। अमी गरल रवि सीकर शशिकर, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका, प्यारा है यह मतवाला। अमी अमृत का तद्भव है। गरल रवि शेखर शशिकर, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका, प्यारा है यह मतवाला। परिणाम यह हुआ। अच्छा, इस शीर्षक में इस पंक्ति के नीचे ये अपनी एक टाइटल लिखते थे निराला। तो मतवाला निराला, निराला मतवाला, मतवाला निराला एक दूसरे के पूरक बन चुके थे। और इसी के 18वें अंक में चूंकि साप्ताहिक निकलता था तो एक महीने में 4 सप्ताह यानी 4 अंक आ गए और इस प्रकार 3 महीने बाद ही इनकी जूही की कली कविता मतवाला में छपी। उसमें इन्होंने पहली बार अपना पूरा नाम पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी, टाइटल निराला लिखा। लेकिन निराला की स्वच्छंद वृत्ति, निराला की किसी की सत्ता न स्वीकार करने की जो प्रवृत्ति थी, निराला किसी के द्वारा डिक्टेट नहीं होते थे, निराला को कोई कमांड न दे, निराला को कोई निर्देश न दे, तो निर्देश आदेश इन सब से परे उनका एक नया अंदाज था, नए ढंग का व्यक्तित्व था, जिसके कारण मतवाला से निराला को हटना पड़ता है। बाद में निराला रामकृष्ण मिशन गए। रामकृष्ण मिशन चूँकि विवेकानंद निराला के प्रिय और आदर्श थे, विवेकानंद का नव्य वेदांत, नव हिंदूवाद निराला को आकर्षित करता था और उसी नव्य वेदांत से परिपूर्ण निराला रामकृष्ण मिशन जाते हैं और फिर रामकृष्ण मिशन की एक पत्रिका थी समन्वय, उस समन्वय पत्रिका का संपादन निराला करते हैं। वहाँ से फिर वापस प्रयाग आते हैं। कुछ समय के लिए लखनऊ से इन्होंने सुधा का भी संपादन किया था। इस दृष्टि से देखा जाए तो निराला ने 4 पत्रिकाओं का संपादन किया। नंबर 1 मतवाला, नंबर 2 रंगीला,
नंबर 3 समन्वय और नंबर 4 सुधा। निराला की रचनाओं, जो उनकी कविताएं थी, उन कविताओं का संग्रह रामविलास शर्मा ने राग विराग नाम से किया है। उसकी भूमिका में बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन इस कवि के लिए जो भी कहा जाए वो कम पड़ जाता है। नामवर सिंह तो छंदों का गुरु कहते हैं, बच्चन सिंह क्रांतिकारी कहते हैं, गंगा प्रसाद पांडे महाप्राण की उपाधि देते हैं, दूधनाथ सिंह आत्महंता आस्था कहते हैं, नामवर सिंह छंदों का गुरु कहते हैं। तो सब ने निराला को अलग अलग ढंग से विशेषण देने का प्रयास किया। अब ये जानना है कि निराला के आदर्श विवेकानंद थे, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर से भी निराला का जुड़ाव था और गुरु गोविंद सिंह से भी था। गुरु गोविंद सिंह और विवेकानंद में निराला ने जो देखा वो भारतीय स्वाभिमान, आत्मसम्मान, न झुकने की प्रवृत्ति, गौरवपूर्ण और आदर्श पर चलने वाले ध्वजकार के रूप में इन दोनों की पहचान थी। रविंद्र कविता कानन लिख करके निराला ने रविन्द्रनाथ की गीतात्मक वृत्ति और गीतांजलि उपन्यास, जो उनका गीतांजलि काव्य संग्रह है, गीत है, दार्शनिक काव्य है, उससे निराला ने रविन्द्रनाथ के व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया। अपना व्यक्तित्व तो नहीं गढ़ा, लेकिन रविन्द्रनाथ का व्यक्तित्व अवश्य गढ़ा और रविंद्र कविता कानन लिखकर उनके प्रति श्रद्धा भी व्यक्त की। विवेकानंद पर इनकी 2 कविताएं हैं, देवी तुम्हें मैं क्या दूं, बस एक बार और नाच तू श्यामा। बस एक बार बस और नाच तू श्यामा, देवी तुम्हें मैं क्या दूं। 2 कविताएं हैं इनकी जो विवेकानंद पर निराला ने लिखी हैं। गुरु गोविंद सिंह पर इन्होंने लिखा है जागो फिर एक बार। टैगोर पर इनकी एक कविता है प्रपात के प्रति। जिन दिनों निराला काव्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं 1916 में जूही की कली, और यह द्विवेदी युग है तो स्वाभाविक है आलोचना के क्षेत्र में बिहारी और देव का विवाद चल रहा है। बिहारी और देव का विवाद माने तुलनात्मक आलोचना। तो निराला ने क्या किया कि बिहारी और रविंद्र पर लेख लिख करके बिहारी पर आक्षेप किया, क्योंकि निराला को इस प्रकार की सुंदरता और इस प्रकार का श्रृंगार प्रिय नहीं है जो अतिशयोक्ति ढंग से लिखा गया हो, जिसमें सच्चाई कम हो। इति यावत चलिचात उत चली 6-7 हाथ, चढ़ी हिडौरे सी रहे लगी उशासन साथ। तो बिहारी की नायिकाओं की सांसें 6 हाथ आगे 7 हाथ पीछे चल रही हैं। तो इस प्रकार का अतिशयोक्ति निराला को प्रिय नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो सौंदर्य विरोधी थे। सौंदर्य विरोधी होते, श्रृंगार विरोधी होते तो फिर जूही की कली नहीं होती। और राम की शक्ति पूजा में भी नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का 9 पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, यानी कहीं न कहीं जानकी के प्रति, कहीं न कहीं श्रृंगार के प्रति राम का आकर्षण है या निराला का आकर्षण। निराला की 8 लाइन की कविता है, बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु देखेगा सारा गांव, बंधु बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि निराला इन सब से परे थे। दूसरी बात, जब पंत ने निराला पर पल्लव की भूमिका में आक्षेप लगाया तब निराला ने उसका प्रत्युत्तर दिया। जैसे युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर भागना निराला ने नहीं सीखा था। युद्ध की चुनौती नहीं देते थे और अगर चुनौती मिलती थी तो उसका माकूल जवाब देते थे।
चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे कुश्ती का क्षेत्र हो, हर जगह निराला ने अपना दांव चला, अपना दांव खेला और उसमें विजय पाई। तीसरी बात, निराला का जो व्यक्तित्व है, जैसे नामवर सिंह ने इन्हें छंदों का गुरु कहा। निराला की तुलना अमेरिकी कवि वाल्ट व्हिटमैन से की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि निराला ने मुक्त छंद की शुरुआत की और वाल्ट व्हिटमैन ने भी मुक्त छंद की शुरुआत की। रामविलास शर्मा तो निराला को विद्रोह और परिवर्तन का कवि भी कहते हैं। ये सारी बातें, ये सारे विशेषण निराला में आकर अंतर्भूत हो जाते हैं और यही सब है जो निराला के अनगढ़ व्यक्तित्व को एक साकार रूप देने का प्रयास करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं, रामविलास शर्मा ने निराला की कविताओं का संकलन राग विराग नाम से संपादित किया। निराला की जो रचनाएं थी अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में थी, उसे हम कह सकते हैं कि वो रचनाएं बिखरी हुई थी और उन बिखरी हुई रचनाओं को रामविलास शर्मा ने एकत्रित किया। राग विराग बाजार में उपलब्ध भी है और इस संग्रह में रामविलास शर्मा ने कुल 130 कविताओं को स्थान दिया है। इन 130 कविताओं में निराला के संग्रहों की कविताएं भी हैं। मतलब जैसे इनका पहला काव्य संग्रह था अनामिका, दूसरा गीतिका, तीसरा परिमल, चौथा बेला, पांचवा अणिमा, छठा नए पत्ते, सातवां अर्चना, आठवां आराधना, नौवां गीत गुंज और 10वां सांध्य काकली। तो 10 काव्य संग्रह हैं, लेकिन इन 10 संग्रह में जो अलग अलग कविताएं हैं या इनकी जो कविताएं हैं उन सबको एकत्रित करके 130 कविताओं का एक पुष्प गुच्छ की तरह निराला ने रामविलास शर्मा ने राग विराग नाम से प्रस्तुत किया। और राग विराग में रामविलास शर्मा ने निराला के साहित्यिक जीवन को 3 चरणों में बांटा। पहला चरण ऐसा है जो निराला के विद्रोही तेवर का प्रतीक है, लेकिन ये चरण निराला का व्यापक परिवेश भी देता है। इसमें 1921 से लेकर 1936 तक, यानी 1921 और 1936 में 15 वर्ष का अंतराल है और इन 15 वर्षों में निराला ने जो कुछ लिखा उसे संकलित किया है इनके काव्य का जो प्रथम चरण है। और इस चरण में 3 संग्रह हैं, अनामिका, गीतिका और नए पत्ते। फिर दूसरा चरण इन्होंने रखा 1937 से लेकर 46 तक, यानी इसमें 37 और 46 में 9 वर्ष का अंतर है। पहले में 15 वर्ष तक जो लिखा 15 वर्ष की रचनाएं हैं, दूसरे में 37 से 46 यानी 9 वर्ष के कार्यकाल की रचनाओं को संकलित किया। इसमें भी 3 संग्रह हैं, बेला, अणिमा और नए पत्ते। फिर निराला 46 के बाद गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। 50 तक, लगभग 4 वर्षों तक निराला बीमार रहे और फिर 50 से 61 फिर 11 वर्ष आया जो निराला के काव्य जीवन का तीसरा चरण है। और इस चरण में अब निराला में वो विद्रोह और परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता। दार्शनिक, कारुणिक और समाज सापेक्ष भाव मिलते हैं। और इस भाव या इस काल में इनके 4 संग्रह हैं, अर्चना, आराधना, गीत गुंज और सांध्य काकली। सांध्य काकली में ये भी संग्रह है, क्योंकि ये सब संग्रह है निराला के और इन सबको राग विराग में एकत्रित किया है। तो सांध्य काकली में निराला ने
एक अंतिम जो इसकी कविता है सांध्य काकली का, वो है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, ये निराला की अंतिम रचना है। पहली जूही की कली और अंतिम पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। 1961 ये निराला के निधन का समय है। 1961 में निराला का निधन हो जाता है। अब आप जरा अनुमान लगाएं कि सांध्य काकली में कुल 65 गीत हैं और 1961 में निराला का निधन होता है। 1896 में पैदा होते हैं और अगर देखा जाए तो निराला की कुल उम्र है 65 वर्ष। 65 वर्ष कुल उम्र पाए और 65 गीत संकलित किया सांध्य काकली में। तो हम इस माध्यम से 3 चीज़ें भी पा जाते हैं। एक, इनका जन्म वर्ष 96, दूसरा इनकी मृत्यु वर्ष, तीसरा इनकी अंतिम संग्रह, और अंतिम संग्रह में कुल कितने गीत हैं उसको भी हम जान जाते हैं। तो 65 गीत हैं। निराला की 65 उम्र की प्रतिनिधि ये गीत भी बन चुके हैं। निराला के लिए प्रयोगशील कवि जैसा विशेषण आया, दुरित दैन्य जैसा विशेषण आया, लेकिन इनकी रचनाओं पर अगर गंभीर दृष्टि डाली जाए तो ऐसा लगता है कि निराला के जीवन का एक एक पड़ाव इनकी एक एक रचना की प्रतिनिधि है। इनकी जो जीवन के जो भी पड़ाव हैं, उन हर पड़ाव का प्रतिनिधित्व इनकी रचनाएं करती हैं। चाहे वो पुत्री का प्रसंग हो, चाहे वो प्रिय का प्रसंग हो, चाहे वो राजा का प्रसंग हो। उस समय नेहरू राजा थे, राजे ने रखवाली की, या महाकवि तुलसीदास पर तुलसीदास लिखना, राम की शक्ति पूजा लिख करके रामायण का, रामचरितमानस का एक विकल्प रखना, कुकुरमुत्ता लंबी कविता देना, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक जैसी श्रेष्ठतम रचनाएं करना, ये कहीं न कहीं निराला के व्यक्तित्व को गढ़ती हैं। निराला के